हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम यूपी टेट ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन को कवर करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण पूरे 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आज के प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर को हम लोग देखेंगे और वन लाइनर टाइप के प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके यूपी टेट प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि विश्व का सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन की बात करें तो याद रखेंगे कहां पे हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों, स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। 119 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने दोस्तों, याद रखेंगे 119 देशों ने भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं कि पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो सन 1972 में। कब हुआ था दोस्तों, तो 1972 में। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष के 5 जून को क्या मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो यहां से आप लोग देखेंगे विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम जो स्वीडन में जगह है वहां पे हुआ था। 119 देशों ने हिस्सा लिया था और 1972 में हुआ था और इसी समय से निर्णय लिया गया प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाया जाएगा। याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, ये बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। आपसे पूछे कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला जो हरेला पर्व है वह हरियाली संबंधित है और हरियाली संबंधित है तो वृक्षारोपण से है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना ही हरेला पर्व का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला जो हरेला पर्व है वह वृक्षारोपण से संबंध रखता है। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो आपको बता दें पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे ब्राजील के रियो डी जेनेरिया एक शहर है, उसी शहर में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, सबको आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आगे देखते हैं कि शुष्क बर्फ, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो शुष्क बर्फ है जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, किस गैस को कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ का नाम देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है जब इसको खोलते हैं तो एक गैस बहुत तेजी से निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं CO2, जिसका नाम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है प्यारे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है 7 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। याद रखेंगे यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा ओजोन परत के संरक्षण से। किससे दोस्तों, तो ओजोन परत के संरक्षण से। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है, तुरंत बताइएगा समताप मंडल का। किस मंडल का दोस्तों, आप तुरंत बताइएगा जो या किस परत का हिस्सा है, तो समताप मंडल का है। और याद रखेंगे आपसे एक प्रश्न और बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों, 16 सितंबर को मनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। याद रखेंगे समताप मंडल में ये पाई जाती है लेयर, और इस लेयर की मोटाई को हम नापते हैं डाप्सन इकाई में। किस में नापते हैं, याद रखिएगा दोस्तों डाप्सन इकाई में नापते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है। आगे देखते हैं, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। ओजोन परत समताप मंडल में है, या इंग्लिश में इसको पूछे तो याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में है। इस बात को याद रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना हुआ है। आगे देखेंगे 10 नंबर की बात करेंगे, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक आने तक नहीं देती है, पहुंचने नहीं देती है। इसका मतलब यही है दोस्तों, तो याद रखेंगे सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, इनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं और वो रोकने वाली परत है, उस परत का नाम है ओजोन परत। और याद रखेंगे उस किरण को क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरण बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप पूरा लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस मानी जाती है। याद रखेंगे जो ओजोन परत होती है ना, सबसे ज़्यादा अगर किससे प्रभावित होती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, जिसको हम लोग CFC गैस बोलते हैं। CFC गैस जो होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं। इसका जो फुल देखिएगा तो C फॉर क्लोरो मतलब क्लोरीन,
क्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन और C फॉर क्या होगा, कार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह ओजोन परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और ओजोन परत, याद रखेंगे ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है और रेफ्रिजरेटर से जो घरों में यूज होने वाला होता है इससे निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे निकलने वाली गैस को शॉर्टकट में CFC या क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन के नाम से CFC, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है, प्रीवियस ईयर में बन चुका प्रश्न है, याद रखेंगे। ओजोन परत में जो विशाल छिद्र देखा गया है वो अंटार्कटिका पे देखा गया है। कहां पे दोस्तों, अंटार्कटिका में देखा गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं, 15 नंबर की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, याद रखेंगे। कार्बन उत्सर्जन करने वाला जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो चाइना अर्थात चीन है। इस बात को याद रखेंगे। चमड़ा में भी अपना पहला स्थान रखता है, ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, याद रखेंगे। चीन के साथ आप लोग जाइएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर की बात करेंगे। अत्यधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे, आपको पता है ना कि जब अत्यधिक वर्षा होगी तो जो प्राकृतिक आपदा होगी उसको हम क्या नाम देंगे, बाढ़ देंगे। और बिल्कुल वर्षा नहीं होगी तो उस प्राकृतिक आपदा को हम क्या नाम देंगे दोस्तों, तो सूखा देंगे। दोनों चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, याद रखेंगे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इस बात को याद रखें। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। आगे देखेंगे 18 नंबर की बात करेंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे कहीं भी पूछे कि जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों, तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पे, तो उत्तराखंड के देहरादून में है। आगे देखते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी को सर्वाधिक वन भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे कर्नाटक में। कहां पे दोस्तों, कर्नाटक में। और ये आपको बता दूं कि ये जो आपका चंदन का पेड़ है ना, चंदन का पेड़ जो है वह विलुप्त प्रजाति के पेड़ों में रखा गया है, क्योंकि इसके काटने पर रोक भी लगाया गया है। अब बहुत तेजी से इसकी कटाई भी हो रही है, इस कारण यह अपने क्षेत्र से काफी तेजी से विलुप्त के कगार पर जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इसकी लकड़ी होती है और बहुत कीमती लकड़ी होती है। आगे देखते हैं 20 नंबर की बात करेंगे। भारत में नई वन नीति कब लागू हुई थी, अगर आपसे पूछे कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी, तो 1988 में। कब हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे 1988 में। आगे देखते हैं कि स्टोन कैंसर का कारण क्या है, तो याद रखेंगे स्टोन कैंसर का कारण है अम्ल वर्षा। क्या है दोस्तों, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। अम्ल वर्षा से आपका ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन धूमिल हो रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपको और बता दूं, अम्ल वर्षा जो होती है ना, अगर ये मनुष्य के शरीर पर पड़ती है तो याद रखेंगे स्किन की संबंधित समस्या इससे उत्पन्न होती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। किस वर्ष को किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहलाता है, कहते हैं। आपको बता दें, वह वृक्ष जो है ना, जहाँ पे लगता है ना, वहाँ की जो भूमि होती है ना, वह भूमि को बंजर करने का काम करता है, क्योंकि इस वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो प्यारे जल की आवश्यकता होती है। इसलिए इस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। इसका नाम है यूकेलिप्टस। क्या दोस्तों, यूकेलिप्टस, या इसको नीलगिरी सफेदा भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। आपको बता दें, वर्तमान में इस समय जो भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। कितने दोस्तों, तो 50 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो याद रखेंगे 7 हैं। कितने दोस्तों, तो 7 हैं। आपको बता दें, जो भोपाल का मध्य प्रदेश का जो भोपाल है ना, उसे भारत का हृदय के साथ साथ टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। किसके दोस्तों, तो याद रखेंगे, इसी को हम लोग जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से, टाइगर राज्य के नाम से। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे ले चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, ये कई बार प्रश्न बन चुका है। जो वायुमंडल में मुख्य रूप से जो आपका सर्वाधिक पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा होती है 78.08 या 07%। याद रखेंगे, इसको आप लोग 8 न लेके 9 ही याद रखेंगे। 78.09% होती है। ऑक्सीजन जो होती है आपका, वह होती है 20.95%, या इसको हम लोग नियर अबाउट बोलते हैं क्या, 21%। आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा होती है 0, याद रखेंगे
0.34% और इसके बाद आपका आर्गन होता है 0.93%। सब चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, कई बार इससे प्रश्न बन चुका है। आपको बता दें जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वह नाइट्रोजन गैस होती है, भी आपको ध्यान रखना होगा। एक बार तो ऐसा प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है कि किन दो गैसों का मात्रा मिलने पर 99% गैस है, तो आपको याद रखिएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर 99% गैस है। यह ज़्यादा आधा से अधिकतर, मतलब मान लीजिए पूरा गैस यही है और जो गैसें हैं वह तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। आगे देखते हैं दोस्तों 26 नंबर की बात करेंगे। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में दोस्तों? याद रखेंगे जो आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखिएगा आपका जम्मू कश्मीर में। इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। आपको बता दें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो याद रखेंगे तुरंत कहेंगे उत्तराखंड में। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तुरंत बोलिएगा उत्तराखंड में। आपसे पूछे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है दोस्तों उत्तराखंड में। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बिहार में। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेंगे। जो आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बिहार में है। इस बातों को याद रखेंगे, इस चीजों को याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 28 नंबर की बात करेंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? याद रखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? तो काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए है। कहाँ पे दोस्तों? असम में। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न का लेवल कई कई तरीके से बना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिर के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? असम में, और एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस चीजों को आप लोग याद रखेंगे, कवर करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखेंगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। कहाँ पे दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे प्यारे 32 नंबर है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपको बता दो दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? तो राजस्थान। दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे सफेद बाघों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर की बात करेंगे। एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहते हैं? याद रखेंगे एशियाई बब्बर शेरों का घर या एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। और याद रखेंगे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? तो आप तुरंत इस चीज को याद रखेंगे, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 35 नंबर है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मैंने बता दिया, वहां पे 7 आपके अभ्यारण्य है, टाइगर स्टेट है। टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको याद ही रखना है कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे दोस्तों? केरल में। और शांत वैली याद रखेंगे शांत घाटी कहाँ पे है? तो केरल में है। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ शांत घाटी बहुत ज्यादा पूछा है आपका यूपी टेट में। तो शांत घाटी कहाँ पे है? तो केरल में है। ये भी चीजों को आप लोग याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 37 नंबर की बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? याद रखेंगे हेमिस, या इसको हेमस राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर की बात करेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स जिसे फूलों की घाटी बोलते हैं, कहाँ पे है दोस्तों? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। इस चीज को आपको याद ही रखना होगा। आपको मैंने बता दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तराखंड में। चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला है दोस्तों 39 नंबर की बात करेंगे। 39 नंबर है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में है। आगे देखेंगे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो याद रखेंगे यही है दोस्तों कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जितने भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा या इस चीजों को कवर करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको अच्छा अंक स्कोर कराएंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मुझे बार बार ये चीज़ें कहना उचित नहीं लगता है। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस आप जरूर से जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है? आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ना दोस्तों वह जैसलमेर में है। कहाँ पे दोस्तों? याद रखेंगे राजस्थान के जैसलमेर में है।
ये भी ध्यान रखिएगा। 42 नंबर की बात याद रखेंगे, जो खंगचंद-जेंडे राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे खंगचंद-जेंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो सिक्किम में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे खंगचंद-जेंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। आगे देखेंगे दोस्तों, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। जो घना पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों वह राजस्थान में। कहाँ पे है दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान राज्य में है। आगे देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश का मात्र एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ों को याद रखेंगे। आपको बता दें दुधवा नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, याद रखेंगे दुधवा नेशनल पार्क, याद रखेंगे। यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों दुधवा नेशनल अभ्यारण्य या पार्क, इसको आप लोग जो भी बोलिए, आपका कहाँ पे दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला, याद रखेंगे लखीमपुर खीरी में उपस्थित है। इस बात को याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश का एक मात्र अभ्यारण्य है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो चंद्रप्रभा, याद रखेंगे ये भी आपका उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, है कि सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, याद रखेंगे जो सिमलीपाल बायोस्फीयर है वह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, मैंने बता दिया 78%, 21% ऑक्सीजन, 0.34% आपका क्या होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 0.93% आपका आर्गन। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव मुख्य कौन सी गैस होती है, तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 होती है। आपको पता होना चाहिए जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। आपको बता दें CO2 आपका हो गया, आपका CFC हो गया, आपका CH4 हो गया और आपका क्या होगा दोस्तों, N2 होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, आपका मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछता भी है। आगे देखते हैं दोस्तों 48 नंबर की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है, तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित जो प्रोटोकॉल है इसको हम लोग बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है कि आग बुझाने के लिए कौन से गैस का अग्निशामक यंत्रों में भरा जाता है या प्रयोग होता है, तो वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको CO2 बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम आती है, तो जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो मनुष्य लोग इसको निर्वहित करते हैं या मुक्त करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं इसका वो लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और मुक्त क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो पेड़ पौधे होते हैं ना वह ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन जो होती है प्राणदायिनी गैस, इसको मनुष्य लेता है। इस बात को याद रखेंगे, ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, आपको बता दें दोस्तों कौन सी गैस होती है, तो वह कौन सी गैस होती है, याद रखेंगे Cl2 होती है। इसको क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरीन बोलते हैं। आगे देखेंगे गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि यह ऑक्सीजन से हल्की गैस होती है। और जब आप लोग गुब्बारों में हाइड्रोजन और हीलियम भरते हैं तो यह आसमान की तरफ, इसको छोड़ने पर मुक्त अवस्था में आसमान की तरफ उड़ती है। इसलिए गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस, हीलियम गैस और हाइड्रोजन व हीलियम गैस। और इसके बाद जो आपके क्या नाम है, वायुयान होते हैं दोस्तों, वायुयान के टायरों में भी यही गैस भरी जाती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, एरोप्लेन के टायरों में। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 54 नंबर की बात करेंगे, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो एथिलीन या इसको कार्बाइड बोलते हैं। याद रखेंगे कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। या आपसे कहे कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो कार्बाइड, याद रखेंगे दोस्तों कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। LPG बहुत बार पूछता भी है, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों, किचन में, रसोई घर में करते हैं। ये बात याद रखिएगा। और यह इसका किसका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और जो LPG होती है ना, LPG गैस होती है ना, यह प्रदूषण मुक्त होती है। क्या होती है दोस्तों, याद रखेंगे, यह गैस जो होती है वह प्रदूषण मुक्त होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, LPG गैस। और LPG गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए, किस चीज़ का दोस्तों, तो याद रखेंगे LPG गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं दोस्तों, तो एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, आपको बता दें दोस्तों, इसमें मिलाते हैं एथिल मरकैप्टन, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे C2H5SH।
इस चीज़ को याद रखेंगे, C2H5 को मिलाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। आपको बता दें दोस्तों, जो CNG गैस होती है इसमें मुख्य रूप से मेथेन होती है। क्या होती है दोस्तों? CNG गैस में मेथेन होती है। मेथेन गैस जो होती है CH4 होता है, और यह जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, यह दलदल स्थानों में पाई जाती है। कहाँ पे? जहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियां या आपके कूड़े कचरे होते हैं, दलदल वाले जगहों पे पाई जाती है मेथेन गैस। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसे हम लोग बोलते हैं वाहनी ईंधन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये वाहनी ईंधन के नाम से जानते हैं। बहुत बार यह आपका यूपी टेट में बना भी है, वाहनी ईंधन के नाम से इसे जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बायोगैस, जिसको बोलते हैं गोबर गैस, में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? याद रखेंगे, बायोगैस या गोबर गैस में मुख्यतः रूप से दोस्तों याद रखिएगा मीथेन गैस होती है, CH4 होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, CH4 होता है। आगे देखिएगा, कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस का, जो गोताखोर होते हैं, समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तु का जो जैसे कि अंदर जो भी चीज़ें होती है समुद्र में, वो अंदर से जितने भी शोध करते हैं, वो अपने साथ जो टंकी ले जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, वह ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाते हैं। तो कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिक्सचर प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, हीलियम और इसके बाद क्या दोस्तों, तो ऑक्सीजन गैसों का मिक्सचर का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है, बहुत बार आपका यूपी टेट में बन चुका है प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी कौन सी जहरीली गैस के रिसाव कारण हुआ था। तो याद रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर में ये हुआ था दोस्तों। भोपाल में, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, और यहीं पे हुआ था MIC, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस चीज़ को याद रखेंगे। कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी याद रखेंगे, 2-3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर के रात्रि को, इसको 3 दिसंबर 1984 को आप लोग याद रखिएगा। यह गैस जो थी इसका रिसाव हो गया था, और यहाँ वहाँ पे उपस्थित जितने भी मजदूर थे वह मौत की नींद सो गए। अपार जनधन की हानि हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस त्रासदी। और याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये चीज़ें बन चुका है। आगे याद रखिएगा दोस्तों, वाहनों के धुएं में कौन सी गैस होती है? आपको बता दें, जो वाहन से धुएं निकलती है उसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसको CO से दर्शाते हैं, और ये जहरीली गैस होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जहरीली गैस होती है। आग से पानी आता है, और सभी समस्याएं इससे होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, याद रखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्राण वायु गैस या प्राणदायिनी गैस किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन को बोलते हैं, जिसको O2 से दर्शाते हैं, और प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने के लिए यह गैसें आवश्यक होती है। आगे देखेंगे, इसका मान कितना होता है? 21% पाई जाती है वायुमंडल में, या 20.95% पाई जाती है। जो भी चीज़ें हैं याद रखेंगे। किसी वस्तु को जलने में सहायक होती है, जलने में सहायक कौन सी गैस होती है? आपसे पूछे तुरंत बताएगा ऑक्सीजन। आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया था। तो याद रखेंगे, कार्ल सीले, और इसके बाद आपका जोसेफ प्रिस्टले, इन दोनों लोगों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। बहुत ज़्यादा जगहों पर सीले ही आपको केवल मिलेगा। कार्ल सीले जो हैं वो ऑक्सीजन की खोज किए थे। आप दोनों लोगों को ध्यान रखेंगे, कार्ल सीले और जोसेफ प्रिस्टले जो है ना दोस्तों, प्रिस्टले और सीले दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन की बात करिएगा। 65 नंबर का कर है, ऑक्सीजन गैस का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखेंगे, ऑक्सीजन गैस जो है ना दोस्तों, इसका नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं एंटोनी लेवोइजियर हैं। याद रखेंगे, लेवोइजियर हैं, एंटोनी लेवोइजियर, इसको आप ध्यान रखेंगे। 66 नंबर की बात करेंगे, आग को जलने में सहायक कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन गैस होती है। ये बातों को याद रखेंगे। O2 जो होती है, आग को जलने में सहायता प्रदान करती है। ओजोन परत की मोटाई आपको बताई दी, डाप्सन में मापते हैं। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर का हिस्सा है, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश आपको बताई दिया, चीन है। आगे देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1992 में हुआ था। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर गोलियां मिलाई जाती है। यह गोलियां किस चीज़ की होती है? तो याद रखेंगे, कोल्ड्रीन के। किसको दोस्तों? याद रखेंगे, कोल्ड्रीन की होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। याद रखेंगे, CO2। वैसे तो इसमें CO2 भी होता है, आपका N2O भी होता है, आपका CFC भी होता है, फिर आपका CH4 भी होता है। ये सभी आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाइएगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो है वह नागपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? याद रखेंगे, नागपुर में है। इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। आज की वीडियो से मुझे दीजिए विदा।